लेट अस स्टार्ट बायोमोलिक्यूल्स। उस बुक से स्टार्ट करेंगे अपन जो नीट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी। क्या क्या पढ़ेंगे अपन बायोमोलिक्यूल्स में, जैसे कि अपन देखेंगे कैसे कि केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करना, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, देन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, नेचर है जो लिंकिंग का, जो भी बॉन्ड्स हैं, मोनोमर्स हैं जो पॉलीमर में, और डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, या फिर मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग स्टेट क्या होती है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी बुक से समझेंगे, लाइन टू लाइन समझ में आएगा। एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं अपन। लेट स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं ये? देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर बायोस्फीयर. Now question that arises in our mind, are all living organisms are made of same chemicals, that is elements and compounds. अब ये पूछ रहे हैं कि क्या सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेम एलिमेंट या कंपाउंड से बने हुए हैं, तो इसका आंसर अब अपन को आगे पता चलेगा। पढ़ते हैं। यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री नाउ हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। ये सब काम करें। ये जो लाइन मैंने मार्क कर रखी है वो इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, अब अपन एनालिसिस करेंगे, इसी के लिए अपन को देखना है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सेम एलिमेंट या कंपाउंड के बने हुए हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या सेम है। तो अपन देखते हैं, इन्होंने भी लिखा है, इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और अ माइक्रोबियल पेस्ट। अगर हम किसी भी चीज़ को ले लें, या प्लांट टिश्यू ले लें, या फिर एनिमल टिश्यू ले लें, या फिर कोई भी माइक्रोबियल पेस्ट ले लें, एनीथिंग, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर एलिमेंट्स that of respected content per unit mass on the living tissue. ठीक है, इनके हिसाब से तो ये बोल रहे हैं कि सब सेम ही होगा। अगर अपन ने प्लांट लिया, एनिमल लिया, या फिर कोई भी माइक्रोबियल पार्ट लिया है, इनमें से किसी का भी अपन कुछ पार्ट ले लें, प्लांट का, एनिमल का या माइक्रोब का, और अपन उसको टेस्ट करें कि क्या वो सेम उसके बने हुए, तो ये तो बोल रहे हैं कि हाँ ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर और भी एलिमेंट्स, इसके वो कंपोजिशन ये तो सेम ही बता रहे हैं इसकी। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अभी अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब ये नॉन लिविंग मैटर की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे भी अपन को, अगर अपन जैसे अपन ने लिविंग में किया, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्लांट एनिमल है अपने, उनमें तो सेम मिला, क्या नॉन लिविंग में भी सेम मिलेगा? तो ये बोल रहे हैं कि हाँ हमें सिमिलर मिलेगा, जैसा हमें लिविंग में मिला वैसे ही हमें अर्थ क्रस्ट या फिर किसी नॉन लिविंग मैटर में सारे ही कंपोजिशन सेम मिलेगा। तो अब डिफरेंस क्या है, ये भी यही बोल रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट इन द, तो फिर अब पढ़ते हैं आगे। इन एब्सोल्यूट टर्म्स देयर इज नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। इनके हिसाब से तो जो लिविंग में प्रेजेंट है वही सारे एलिमेंट्स नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है। देन हाउएवर अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट इज हायर इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज एन अर्थ क्रस्ट। ये क्या बोलना चाहते हैं आप, कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है, जब हमने इन सबको एग्जामिन किया तो परसेंटेज जो निकाला हमने एलिमेंट्स का, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन का, वैसे तो हम सोचेंगे कि नॉन लिविंग तो नहीं, पर अगर अर्थ क्रस्ट की बात की है तो हम ये तो सोचेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादातर वही होना चाहिए, पर नहीं, इनके हिसाब से नहीं, इन एक्चुअल इट इज़ पॉसिबल कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो अदर एलिमेंट्स के मुकाबले लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है। कार्बन और हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितना कि अर्थ क्रस्ट में भी पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने एनालाइज तो कर दिया, पर कैसे एनालाइज किया उसके लिए भी अपन कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? सो टू गेट द आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हमने कोई लिविंग टिश्यू लिया, लाइक वट एवर इट इज़ अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लीवर, देन उसको अपन ने ग्राइंड किया, ग्राइंड इट इन अ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग अ मोटर एंड अ पेस्टल। अपन ने उस टिश्यू को डाला एक ग्राइंडर में और उसको ग्राइंड कर दिया, तो उससे अपन को क्या मिला, एक थिक स्लरी मिलेगी। हेयर इट कम्स, वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज़ क्लॉथ और अ कॉटन, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। यहाँ पे अपन ने क्या किया, अब अपन ने उसको ग्राइंड कर लिया किसी भी लिविंग टिश्यू को, और फिर उसको अपन ने एक चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ से उसको स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन में क्या मिलेगा, कुछ पार्ट नीचे चला जाएगा स्ट्रेन होके और कुछ वहीं पे रह जाएगा। तो फिर इनको अपन ने 2 अलग अलग नाम दे दिया। ये हैं 2 टाइप के फ्रैक्शंस बोल दिया उनको अपन ने, एक जो ऊपर रह गया है
वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन और जो नीचे चला गया फिल्टर हो गया जो मोर टेक्निकली उसको एसिड सॉल्युबल पूल में अपन कंसिडर कर लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल एंड द सेकंड द रिटेंटेट और द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। Scientists have found thousands of organic compound in acid soluble pool. In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to note here that one extract the compound. Then subject the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. In other words, one isolates a and purifies a compound. ये सारी तो वेस्ट बातें कुछ भी लिखा है। अब आगे देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है। एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू अ कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब अपन बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन हमेशा ही पूछी जा सकती है नीट के एग्जाम में। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। एग्जैक्टली सेम लाइन उठा के पूछ लेते हैं नीट वाले, तो हर लाइन को इंपॉर्टेंटली मार्क करना, जो ऐसा लगे कि छोड़ने लायक है उसको छोड़ भी देना। अब ऐसा तो है नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। इट इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। सो हियर however living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. How do we know this? So a slightly different but destructive experiment has to be done. One weighs a small amount of living tissue, say a leaf or a liver. This is called a wet weight, and dry it. Although water evaporates, the remaining material gets dry. Now that dry weight, whatever it is remaining, now if the tissue is fully burnt, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form in a form of CO2 or water vapor and are removed. What is remaining is called ash. The ash contains the inorganic element like calcium and magnesium etc. मतलब ये क्या बोल रहे हैं, अब अपन को देखना है कि उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कैसे हैं। तो अपन ने क्या किया, कोई भी टिश्यू लिया, जैसे कि लीफ लिया अपन ने, लीफ या फिर कोई लीवर ले लिया, टिश्यू मान लेते हैं अपन, या फिर लिविंग थिंग वट एवर इट इज़। सो अपन ने क्या किया, उसको लिया, उसको बर्न किया। बर्न करने के बाद उसमें क्या हुआ, पहले उसको ड्राई करेंगे फिर उसको बर्न करेंगे। तो अपन ने क्या किया, पहले उसको ड्राई कर लिया, पूरी तरीके से सूख गया, उसका पानी उड़ गया। अब अपन ने उसको बर्न किया। बर्न करने में क्या होगा, जो उसके अब बचे कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वाटर वेपर के फॉर्म में या फिर CO2 के फॉर्म में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन जो भी उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे सारे इवेपोरेट हो गए। अब जो भी बचा उसमें ऐश बचा, मतलब उसका इनऑर्गेनिक पार्ट है इसमें। अब उसके इनऑर्गेनिक पार्ट जैसे कि कैल्शियम या मैग्नीशियम है ना, तो अपन उसका एनालिसिस करेंगे उसमें कि क्या क्या बचा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो सारे इवेपोरेट हो गए, जो रह गया वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ भी हो सकते हैं, सल्फेट फॉस्फेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो कि अपन को एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी मिले थे। Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine और कार्बन एक्सेट्रा। अब इसके नीचे का वाइल एनालिसिस से लेके अपन पढ़ते जाते हैं, फिर यहाँ पे फैटी एसिड एक्सेट्रा तक मत पढ़ो, छोड़ दो उसको। इसके बाद सीधे आ जाओ इस टेबल पे 9.1 NCERT में दी हुई है, राइट साइड अपर साइड ऑफ पेज 143। यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, सारे कंपैरिजन किया इन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग मैटर में एलिमेंट्स का। ये तो मुझे है ना ज़्यादातर, वैसे क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट आ जाता है, इम्पॉर्टेंट तो है। मैंने इसकी ट्रिक बनाई है याद करने की, इजीली याद नहीं होती। परसेंटेज तो याद करना मुश्किल है, पर इसको एक ट्रिक से याद कर लो तो फिर ये इजी लगेगी, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन, जब देखते हैं कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि इनके ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस पूछ लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट पहले है, तो उस ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस को अपन याद करने की ट्रिक ले लेंगे। पर उससे पहले देख लेते हैं इसमें क्या फ़र्क है। अब अपन यहाँ से देखेंगे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है अपने को कि हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं। अर्थ क्रस्ट में 0.14% है, तो ह्यूमन बॉडी में 0.5 है। मतलब कुछ एलिमेंट्स है जिनका परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट से भी ज़्यादा है, और कुछ एलिमेंट्स है कि यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन है अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल है, तो ह्यूमन बॉडी में 3.3% है। और यहाँ पे देख लें सिलिकॉन यहाँ पे 27% है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो इसका ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस अपन याद कर लेते हैं। चलो याद करते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पे OCN कैल्शियम हाइड्रोजन, देन SU Na एंड Mi। इसका मतलब क्या है, ये अपन ने किसके हिसाब से लिखा है, ये अपन ने लिखा है ह्यूमन बॉडी के परसेंटेज के हिसाब से कि ऑर्डर है उसके अबेंडेंस का। जैसे कि मैंने पहले लिखा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ है NCERT बुक को देखते जाना और कंपैरिजन करते जाना। ऑक्सीजन 65% दिया है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। देन कार्बन 18.5%, देन नाइट्रोजन दैट इज़ 3.3%,
देन कैल्शियम 1.5%, देन हाइड्रोजन 0.5%, सल्फर इज़ 0.3%, देन Na मीन्स यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम इज़ 0.2% एंड मैग्नीशियम इज़ 0.1%। और फिर सिलिकॉन का भी दिया है, वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, देख लो सिलिकॉन इज़ नेग्लिजिबल, तो उसको याद करो ना करो चलेगा। तो अब कैसे याद करेंगे इसको, बोलते जाना समझते जाना। ओशियन मतलब ओशियन मैंने लिखा है तो ओशियन बोलो उसे, ओशियन का है सुनामी। तो एक बार में याद कर लो, ओशियन का है सुनामी। इसको अपनी एनसीईआरटी के बगल में ऐसे लिख लेना, एनसीईआरटी में उस टेबल के जस्ट नीचे ऐसे बना के लिख लेना, जिससे याद रहेगा, और याद करना इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख ही लो। आगे बढ़ते हैं चलो। अब अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो एसिड एंड एसिडिक ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन, hence they are called as alpha amino acids. They are called substituted methanes. There are 4 substituent groups occupying the 4 valency position. अब कार्बन के आसपास उसकी वैलेंसी 4 होती है तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। अमीनो एसिड के लिए क्या है, एक एसिडिक ग्रुप है, और वो भी अगर सेम कार्बन पे होंगे, एक अमीनो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और एक कोई भी सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स बोला उनको, अपन ने तो वहाँ पे कोई भी वैलेंसी कुछ भी आ सकता है, तो सारे सेम कार्बन पे हैं और उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं अपन। जो 4th वैलेंसी का ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, उसको अपन ने आर नाम दे दिया है, तो वो क्या होंगे, हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, या फिर और एक और वेरिएबल ग्रुप जिसको अपन ने डेजिग्नेट कर दिया एज अ आर ग्रुप। अब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मैनी अमीनो एसिड्स, हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। अब वो आर ग्रुप उसमें कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, अमीनो अगर मिथाइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो सकता है। अब ये अमीनो एसिड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये ग्लाइसिन है, अगर मिथाइल ग्रुप है तो एलेनिन है, और अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो सेरीन है। अब जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है अमीनो एसिड्स की, वो किसकी वजह से हैं, वो है अमीनो, कार्बोक्सिल और जो आर फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है उनकी वजह से। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दे आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, एनीथिंग इट कैन बी। जैसे जैसे अगर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप बढ़ते गए तो वो एसिडिक हो जाएगा। जैसे कि ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो एसिडिक ग्रुप है COOH वाला ग्रुप है, वो अमीनो ग्रुप दैट इज़ NH2 उससे ज़्यादा है। और वैसे ही अगर बेसिक अमीनो एसिड है तो उसमें अपने जो अमीनो ग्रुप्स है वो ज़्यादा होंगे, तो वो लाइसिन का उसका एग्जांपल है। और न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जांपल वैलिन, उसमें जो एसिडिक और बेसिक ग्रुप है उनका जो नंबर है वो इक्वल होता है। और वो यहाँ पे कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि टायरोसिन, फेनाइलएनिलीन और ट्रिप्टोफैन। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स इज आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स। हियर वी सी इट, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म दी हुई है, इसमें क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है अमीनो एसिड का वो चेंज होते हुए दिखाया है, जैसे कि डिफरेंट pH के उसमें डिफरेंट हैं। पहले वाला अगर हम देखें ए वाला, तो उसमें जो है अमीनो ग्रुप है वो एज ए एक्सेप्टर वर्क कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो सी वाले में उसमें जो यहाँ पे अपन को दिखाया गया है, सी वाले इसमें क्या शो कर रहे हैं, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो एज ए डोनर शो कर रहा है, और जो बी वाला है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट है, तो उसकी अमीनो एसिड की ज्यूटर आयनिक फॉर्म को शो कर रहा है। आज के लिए बस, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।